हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं हूँ आपका टीचर, गाइड, काउंसलर महेंद्र कानगावकर और आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में कानगावकर कोचिंग एंड काउंसलिंग सेंटर, जिसमें हम बच्चों की हमेशा हेल्प करते हैं रिगार्डिंग एजुकेशन क्वेरीज एंड एडमिशन क्वेरीज एंड एंट्रेंस रिलेटेड। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था मेडिकल एडमिशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। बेटा अभी थोड़ा कमर कस लीजिए आप, क्योंकि 22 अप्रैल से एमएसटी सीईटी के पीसीबी ग्रुप के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद फिर पीसीएम ग्रुप के एग्जाम्स हैं। उसी के बीच में आपकी नीट की एग्जाम, जेडब्ल्यू एडवांस, और इन सभी एग्जाम के रिजल्ट लगने के बाद शुरू होती है द मेजर प्रोसेस, दैट इज एडमिशन प्रोसेस, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। अब इस सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के एक्चुअल फ्लो चार्ट या ये प्रोसेस कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें जो है आपको जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, इसके बारे में आज देखेंगे। ऐसी ही एक प्रोसेस है जो महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट करता है रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी। और इसमें आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इस एडमिशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। अब आप बोलेंगे सर लास्ट सेशन में ही तो आपने बताया था डॉक्यूमेंट। हाँ, लेकिन वो डॉक्यूमेंट थे किस चीज से रिलेटेड? वो डॉक्यूमेंट थे आपके हेल्थ कोर्सेस एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं अभी महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी। अब ये जो एडमिशन प्रोसेस है, इस एडमिशन प्रोसेस का फ्लो चार्ट मैं आपको बता रहा हूं, किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट की जाती है। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, दैट इज कैप कैप राउंड। एक नाम बहुत फेमस है, कैप राउंड फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड अदर एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो। इस एडमिशन प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट है, अगर आप इस कैप प्रोसेस में बने रहना चाहते हो तो आपको इस कैप प्रोसेस में सबसे पहले रजिस्टर्ड करना होता है। जो लोग रजिस्टर ही नहीं करेंगे वो इस एडमिशन प्रोसेस का पार्ट नहीं बनेंगे। तो जैसे ही आपका 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट रिलीज होता है, वो सीबीएसई हो, स्टेट हो, उसके तुरंत बाद ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है फॉर इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या महाराष्ट्र के प्राइवेट और गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज, इनके एडमिशन प्रोसेस रहते हैं। तो इसमें ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद जो सेकंड स्टेप आपको होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन अपलोड। हाँ, अब इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त कई बार देखा गया है कि बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, और 11th आवर में जब उनको पता चलता है कि हमको इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, तो वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट इश्यू करवाने के लिए भी बहुत सी दिक्कत जाती है। तो यदि आप ये सब डिफिकल्टीज से नहीं गुजरना चाहते हो, तो आज के सेशन में, जो सेशन में हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, इस सेशन में आप कंटिन्यू बने रहें। इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करिए, और आपको ऐसे ही वीडियो और ऐसी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन पे जरूर करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उस बेल आइकॉन से ही पता चलेगा। ओके। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, जो फैसिलेशन सेंटर मतलब एफसी सेंटर पे किया जाता है, कि आपने अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स, जो आपने इंफॉर्मेशन दी गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, और डॉक्यूमेंट मैच हो रहे हैं कि नहीं, जस्ट लाइक योर कैटेगरीज, ओबीसी कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, क्या है, ये सब आपके मार्क्स वगैरह, इन सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। इन वेरिफिकेशन के बाद फिर जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज। इस मेरिट लिस्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है, वो है आपको चूज करने होते हैं ऑप्शंस, आपको किन किन कॉलेज में एडमिशन लेना ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्रोसेस इज सीट अलॉटमेंट। आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके मेरिट के बेसिस पे, और आपके चॉइसेस जो आपने दिए हुए ऑप्शंस, उसके बेसिस पे आपको सीट अलोकेट किया जाता है। एंड देन होता है सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस, जिसमें आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, फ्रीज एंड फ्लोट। अब ये जो फ्लो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको डिटेल में एक्सप्लेन के लिए हम अलग से एक सेशन जरूर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरे फ्लो चार्ट में जो सेकंड नंबर का आप देख रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड, इनमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आज जरा हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है वो है डोमिसाइल नेशनलिटी सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आपको एडमिशन प्रोसेस में डिसाइड करता है कि आप टाइप ए में आओगे, टाइप बी में आओगे, या टाइप सी, टाइप डी, लाइक दिस।
टाइप ए का मतलब होता है द स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर कैप प्रोसेस इज अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपके इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, जिसको हम नेशनलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो है कास्ट सर्टिफिकेट। और ओबीसी, एसबीसी, विजे, एनटी, इनके लिए इस टाइप का प्रोफार्मा होता है। ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट आपको बता रहा हूँ वो है एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए दो प्रोफार्मा होते हैं, एक शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और दूसरा होता है प्लेन शेड्यूल कास्ट। दोनों सर्टिफिकेट वैलिड है। आप इन दोनों में से आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा आप उसके बेस पे एडमिशन प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो वो है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब के लिए इस तरीके का फॉर्मेट होता है। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए एडमिशन प्रोसेस में वो है कास्ट वैलिडिटी। कास्ट वैलिडिटी जो है ये सभी कैटेगरी एक्सेप्ट ओपन एंड ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरी को कास्ट वैलिडिटी जरूरी है। कास्ट वैलिडिटी का कॉमन फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये उन लोगों के लिए जो ओपन कैटेगरी में आते हैं और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। दैट सर्टिफिकेट इज नोन एज ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इनको कोई वैलिडिटी की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नॉन क्रिमिनल। अब नॉन क्रिमिनल स्टूडेंट जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन क्रिमिनल एग्जैक्टली क्या है। ये डिसाइड करता है कैटेगरी में आपके इनकम लिमिट को, आपके पेरेंट्स के इनकम लिमिट को। ओबीसी, एसबीसी, विजे, एनटी, सिर्फ इन्हीं कैटेगरी को इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। एससी और एसटी कैटेगरी को नॉन क्रिमिनल की जरूरत नहीं है। बट नॉन क्रिमिनल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें लिखा होता है नीचे देखिए आप रेक्टेंगल में एक हाईलाइट किया रेड कलर के रेक्टेंगल में, दैट इज वैलिडिटी। आपका सर्टिफिकेट अगर आप इस साल एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च 2025 तक वैलिड होना चाहिए, मतलब 31 मार्च 2025 तक के इसकी वैलिडिटी होना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट इस वैलिडिटी की तरफ ध्यान नहीं देते और एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनको उस 11th आवर में पता चलता है कि नहीं हमारा सर्टिफिकेट तो इनवैलिड है। तो पहले से ही आप देख लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 तक के वैलिड है या नहीं, अगर आप इस साल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। देन आफ्टर दैट योर 10th मार्कशीट, ये तो सभी को पता है, ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का मार्कशीट फॉर्मेट है। उसके बाद सीबीएसई का फॉर्मेट आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सीबीएसई की मार्कशीट होती है। देन 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट जो स्क्रीन पे अभी मैं फ्लैश कर रहा हूँ उसकी, ये 10th का आपका बोर्ड सर्टिफिकेट, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आफ्टर दैट 12th क्लास मार्कशीट जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का मार्कशीट है, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ऐसे ही सीबीएसई का मार्कशीट है लेकिन उसका थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है। तो जो स्टूडेंट सीबीएसई के उन्होंने अपनी मार्कशीट प्रॉपरली मेंटेन करके रखो, स्पेलिंग वगैरह सब चीजें बराबर है उसमें नहीं है चेक कीजिए। देन जैसे 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट होता है वैसे 12th स्टैंडर्ड का भी बोर्ड सर्टिफिकेट है। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बोर्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है 12th स्टैंडर्ड का, सीबीएसई नहीं। बट इस बोर्ड सर्टिफिकेट की आपको एडमिशन प्रोसेस में जरूरत नहीं है। देन लिविंग सर्टिफिकेट। अब ये लिविंग सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, लिविंग बोलेंगे हम इसको, एलसी बोलेंगे, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिशन प्रोसेस में कुछ रिजर्वेशन के लिए। जैसे कि माइनॉरिटी स्टूडेंट जो रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये सब, तो उन लोगों ने खास कर ध्यान देना है कि आपका जो टीसी है लिविंग है उस पर रिलीजन में आपका रिलीजन मेंशन है कि नहीं। ये दूसरा माइनॉरिटी जो होता है वो होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब आपकी मातृभाषा। आपकी मातृभाषा जो है उसका भी रिजर्वेशन होता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में सीट्स प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आपने ध्यान से चेक कीजिए कि आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका मदर टंग मेंशन है कि नहीं। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली दिया गया है कि नहीं, आपका बर्थ प्लेस प्रॉपरली मेंशन है कि नहीं। ये सब चीजें लिविंग सर्टिफिकेट जब आपको कॉलेज से इश्यू किया जाएगा उसी काउंटर पे ही चेक कर लेना, क्योंकि बाद में अगर आपको इसको एडिट करवाना है, करेक्शन करवाना है, बहुत सारी क्रिटिकल प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। तो बेटर है जब आपको किसी इश्यू किया जाता है उसी टाइम इसको आप चेक कर लीजिए। आफ्टर दैट द नेक्स्ट सर्टिफिकेट इज इनकम सर्टिफिकेट ऑफ योर फादर। ये इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप कैटेगरी में एडमिशन लेते हो तो अगर आपके पापा का इनकम बिलो 8 लाख है देन यू मस्ट कैरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और इसका भी वैलिडिटी होता है जो मैंने हाईलाइट करके दिया है वहां पे।
इट इज ऑल्सो वैलिड अप टू 31 मार्च 2025। ये सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च 2025 तक के वैलिड होना जरूरी है। और यही प्रोफार्मा होता है इनकम सर्टिफिकेट का, जो अथॉरिटी रिलीज करती है वो है तहसीलदार। तो आपने प्रॉपरली देख लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। जिनके पास नहीं है वो अभी 1 अप्रैल के बाद आप बना सकते हो सर्टिफिकेट। देन नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो है प्रोफार्मा सी। ये जो सब प्रोफार्मा सी है, ये सर्टिफिकेट होता है, जस्ट अ मिनट। तो ये प्रोफार्मा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो प्रोफार्मा है उन कैंडिडेट के लिए जिनके पेरेंट्स मिलिट्री में, मतलब डिफेंस सर्विसेज में है। ठीक है। अब डिफेंस सर्विसेज दो तीन तरीके का है। एक, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं, दे आर मूव इन कैटेगरी एक्स सर्विसमैन। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके बच्चे, जिनके पेरेंट्स डिफेंस फैक्ट्री में है या डिफेंस में है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स अभी करंटली सर्विस में है। तो उनके लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन होता है। और वो रिजर्वेशन इस फॉर्मेट से होता है। इस फॉर्मेट के ये फॉर्मेट आपको फिलअप करके देना होता है, जिससे आप उस डेफ 1, डेफ 2 और डेफ 3 कैटेगरी में रिजर्व सीट पा सकते हो। और इसका कट ऑफ बहुत कम होता है, इसलिए जिनके भी पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन है या जो करंटली फोर्सेस में है, मिलिट्री, डिफेंस फैक्ट्री वगैरह इसमें, तो वो ये सर्टिफिकेट जब मैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोफार्मा प्रोवाइड करूंगा तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट फिल करवा के लेना। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, प्रोफार्मा ओ। ये प्रोफार्मा ओ होता है माइनॉरिटी के लिए। दो टाइप का माइनॉरिटी होता है, एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है उनमें सीट रिजर्व होती है माइनॉरिटी कोटा के लिए। तो जो भी लोग रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जैसे मैंने बताया जिनका मदर टंग हिंदी है, उर्दू है, सिंधी वगैरह लाइक दिस। जो रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, उन लोगों को ये प्रोफार्मा फिलअप करना होता है टू क्लेम ऑन माइनॉरिटी सीट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एमएसटी सीटी का जो आपने पीसीबी पीसीएम के लिए भरा है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है आपका पीसीएम पीसीबी का एडमिट कार्ड। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपका एमएसटी सीटी का पीसीएम या पीसीबी का स्कोर कार्ड। अगर आपने जेडब्ल्यू एग्जाम दिया हुआ है तो जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड ऑल्सो अवेलेबल, ऑल्सो अलाउड। और अगर आपने नीट का एग्जाम दिया तो नीट का भी स्कोर कार्ड यहाँ पे अलाउड है, जिससे आप अलग अलग सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, मतलब हैंडीकैप है, तो उसको प्रूव करने के लिए उनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, जो सिविल सर्जन से इशू होना चाहिए। अब ये सभी डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्कैन करने के लिए बहुत 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 ज्यादा टाइम लेते हैं। तो मैं मेरे स्टूडेंट को ये हमेशा गाइड करता हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग एडमिशन प्रोसेस अपने ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखना चाहिए। हमारा काउंसलिंग सेंटर कानगांव कुछ काउंसलिंग सेंटर ये फैसिलिटी बच्चों को फ्री में प्रोवाइड करता है टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सर हमारे तो रिजल्ट आने के हैं, हमारा ना स्कोर कार्ड आया ना कुछ। तो इन सभी चीजों की तरफ गाइज आपने ध्यान नहीं देना है। आपने ये देखना है कि जितने डॉक्यूमेंट्स फिलहाल आपके पास अवेलेबल है वो आप काउंसलिंग सेंटर आके स्कैन करवा लीजिए, ताकि लास्ट टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है सिर्फ उन्हीं को स्कैन करने के लिए आपको कम से कम टाइम में हो जाए। ओके। तो आज का ये जो सेशन हमने बनाया हुआ है, इस सेशन में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो उसको लाइक करिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिलीव मी, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो देन यू विल गेट thorough information, vast information regarding admission process, and you will we will clear all your doubts regarding admission process। और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।